प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा एवं समस्त शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए लेके आया हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो आज के इस लेक्चर में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बात करेंगे, क्यों तो जो लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम का जो सिलेबस है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यूकेपीएससी के द्वारा, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 सिलेबस में नहीं दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 सिलेबस में है। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं ये मेरे अपने स्वयं के सेल्फ नोट्स हैं, जब मैं स्वयं तैयारी कर रहा था। थोड़ा सा बिजी होने के कारण, थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण, थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो को अपलोड होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा, क्यों तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज में 12 भाग हैं एवं इसके कार्य योजना में 24 भाग हैं। उन सभी को मैंने यहाँ पर डिटेल से समझाने का प्रयास किया है। डिटेल में मीन्स जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं एग्जाम से रिलेटेड, केवल उन्हीं को। इसमें मैं आपको बता देना चाहूँ कि जो मैंने बुक फॉलो किया है, मेरे जो नोट्स हैं वो केवल इस बुक से हैं। ठीक है, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं। ये बुक के ऑथर हैं हमारे रमन बिहारी लाल एवं कृष्णाकांत शर्मा, इसलिए मैंने फ्रंट में इस बुक का ये लगाया हुआ है। और मैंने लेक्चरर स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट हमारी बुक्स हैं उनको भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैं आपको ये बता देना चाहूँ, इस बुक में आयोग, राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग जो भी हैं, ये सब इसमें बहुत अच्छे से दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एंड यूजीसी। लेकिन बाकी जो है पूरा सिलेबस इस बुक में नहीं मिलता है। उसके लिए मैंने अपने दूसरे इम्पोर्टेंट बुक्स फॉर स्क्रीनिंग एग्जाम में उसमें अदर बुक्स भी बताई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 सर इसी से है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा बात न करते हुए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप धैर्य बनाए रखिएगा। तो आपको कहीं पर भी ऐसा टॉपिक, मैंने जो बुक, अगर आप बुक पढ़ेंगे, जो लोग बुक पढ़ सकते हैं तो जरूर बुक पढ़िएगा, लेकिन मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं लिया है बुक से जो अदर आयोग में या फिर हम कहें कहीं पर सिमिलर होते हैं। ये तो वो कंफ्यूजन, जो कुछ अलग है उसको पॉइंट वाइज आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो सर आइए स्टार्ट करते हैं। धैर्य बनाए रखिए, पूरी वीडियो को सुनिएगा ध्यान से। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। सर मैं आपको बता दूं इसका थोड़ा सा हिस्ट्री, इससे पहले आप ध्यान से सुनिएगा। हमने प्रीवियस लेक्चर जो मैंने कोठारी आयोग को अपलोड किया है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कोठारी आयोग ने ही सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि शिक्षा को राष्ट्रीय विषय का महत्व माना जाए और शिक्षा की एक राष्ट्रीय नीति को घोषित किया जाए। तो कोठारी आयोग के सुझाव के आधार पर भारत सरकार ने अपनी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में घोषित की। ध्यान दीजिएगा, 1986 पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी। और कोठारी आयोग के सुझाव के द्वारा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं, मैंने उसको लिखा नहीं है तो क्यों, तो 1968 की बातें मैं कर रहा हूं। कोठारी आयोग के द्वारा 10+2+3 की शिक्षा संरचना की जो सुझाव था उसको 1968 ने लागू भी करा था, और जो गणित और तकनीकी शिक्षा की बात थी, विज्ञान की, वो भी लागू किया था। सब बढ़िया करके चल रहा था, ठीक है। लेकिन उसके पश्चात से क्या हुआ था, 1977 में केंद्र में जो था हमारे पास जनता दल की सरकार आ गई थी, और श्री मोरारजी देसाई जी, मतलब श्रीमान मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने थे। तो मोरारजी देसाई जी ने क्या कंसेप्ट दिया था, 10+2+3 शिक्षा संरचना के स्थान पर उन्होंने 8+4+3 की शिक्षा संरचना का प्रस्तुत किया था। और उन्होंने उस समय जो शिक्षा मंत्री थे श्री प्रताप चंद्र चंदर थे, तो उन्होंने कुछ शिक्षाविदों और सांसदों के सहयोग से एक नई शिक्षा नीति बनाई। फिर 1968 के बाद 1979 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो प्रताप चंद्र चंदर जी ने उसमें एक नई शिक्षा नीति बनाई 1979 में। उसकी घोषणा कर डाली थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया था। उसको लागू करने से पहले ही क्या हो गया था कि 1981 में केंद्र में पुनः कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। तो उन्होंने क्या करा, फिर से 1968 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन पर जोर दिया। इसलिए ध्यान दीजिएगा सर, 1979 की शिक्षा नीति लागू नहीं हो पाई, राजनीतिक कारण थे, क्यों तो कांग्रेस की सरकार आ गई थी फिर से। और उसके बाद से फिर
स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। तो उसके बाद से युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बने और उन्होंने भी हमारे देश की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में सोचा। तो उसके बाद से उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा करी। तो ये पहले का इतिहास था। तो हमारे देश में मैं आपको पहले यहीं पे बता दूं, जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो घोषित हुई वो 1968 की है। दूसरी शिक्षा नीति जो घोषित हुई है वो यही है सर 1986 की। और तीसरी शिक्षा नीति है जो अभी करंट में है एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, तो सर अब स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताई। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराया और उसे शिक्षा की चुनौती नीति और शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव नाम से अगस्त 1983 में प्रकाशित किया। अब इसके बाद से क्या है देखिएगा सर, अगर हम बात करें इस उपरोक्त दस्तावेज में भारतीय शिक्षा की 1951 से 1983 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकी विवरण, उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण और उसके गुण दोषों का सम्यक विवेचन किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद से देखिएगा, यानी कि क्या है, जो 1983 में जो दस्तावेज यहां पे आया तो उस पर जो 1983 का जो दस्तावेज है वो दस्तावेज में क्या है कि उसे इस उपरोक्त दस्तावेज में भारतीय शिक्षा की 1951 से 1983 तक की प्रगति यात्रा और सांख्यिकी विवरण और उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण और उसके गुण दोषों का सम्यक विवेचन किया गया है। यहाँ पर जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो सर ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रारंभ होने से पहले किस दस्तावेज को प्रकाशित कराया गया था, ठीक है, या किसको प्रकाशित किया गया था अगस्त 1983 में, तो सर ये है शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य। थोड़ा सा बीच में टेक्निकल इश्यू हो गया था, उसके लिए माफी चाहिएगा। आगे देखिए, अब कंटिन्यू करते हैं फिर से। तत्कालीन सरकार ने उपरोक्त दस्तावेज को जनता के पास पहुंचाकर सभी राज्यों से सुझाव मांगकर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और उसे संसद के बजट अधिवेशन में प्रस्तुत किया। सर कहां प्रस्तुत किया था उसको, उस दस्तावेज को संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया। मैं आपसे कहूंगा, मैंने काफी इंपोर्टेंट पॉइंट लिए हुए हैं, जो भी पॉइंट होगा वो सीधे वहां क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि यह कब हुआ। ठीक है, अब देखिए सर नेक्स्ट, संसद में पास कराने के बाद इसे मई 1986 में प्रकाशित किया गया। किसे सर, ये जो यहां लिखा गया ना, ये वाले पॉइंट में देखिए, तत्कालीन सरकार ने उपरोक्त दस्तावेज को, कौन सा दस्तावेज था जो अभी मैंने बताया आपको, जनता के पास पहुंचाकर सभी राज्यों से सुझाव मांगकर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और उसे संसद के बजट अधिवेशन में प्रस्तुत किया। ठीक हो गया, संसद में पास कराने के बाद इसे मई 1986 में प्रकाशित किया गया। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से जाना जाता है। तो बहुत जगह पर इसकी डेट भी मिलती है सर 20 मई 1986। वैसे जनरली बहुत कम बुक्स में मिलता है, लेकिन किसी किसी बुक में इसकी डेट दी गई है 20 मई 1986। आप नोट कर सकते हैं, यदि ऐसा ऑप्शन आता है डेट सहित तो 20 मई 1986। ठीक है, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को मई 1986 में प्रकाशित किया गया। ये मैंने फिर से मेंशन किया है पॉइंट को। अब इसके बाद से सर नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना को नवंबर 1986 में प्रकाशित किया गया। सर ध्यान दीजिएगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, एक तो इसका दस्तावेज है जो ओरिजिनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति है मींस 1986, उसको मई 1986 में, और दूसरा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यह एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें इसका प्लान ऑफ एक्शन को भी प्रकाशित किया गया। और तो इसका जो कार्य योजना है सर, ये नवंबर 1986 में प्रकाशित की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना। इसी को नीचे मेंशन किया है, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत की ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ साथ उसके क्रियान्वयन की पूरी योजना,
भी प्रस्तुत की गई है और साथ ही उसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए गए। तो सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत की ऐसी पहली कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ साथ उसके क्रियान्वयन की पूरी योजना भी प्रस्तुत की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी है, तो 1968 है। अब साहब आगे देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हमने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज यह 12 भागों में विभाजित है। ध्यान रखना, इसको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, कितने भागों में विभाजित है? तो 12 भागों में। साथ में देखिए सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना का दस्तावेज 24 भागों में विभाजित है। तो दोनों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। एक तो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ओरिजिनल दस्तावेज, ठीक है, जो डायरेक्ट उसी का दस्तावेज है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, वो 12 भागों में। और उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना, एक प्लान ऑफ एक्शन, पीओए, मीन्स हम कैसे कार्य करेंगे अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को सफल बनाने के लिए, उसका एक प्लान जो है उसको 24 भागों में विभाजित है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर। इसमें मैंने इसके सभी 12 भागों को और दस्तावेज के 24 भागों के इंपोर्टेंट पॉइंट को भी लिखा हुआ है। आप ध्यान से धैर्य बनाए रखिए, आपको काफी इंपोर्टेंट पॉइंट इसी से मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है, ऐसा नहीं कि पूरी बुक लिख डालिए। जो देखिए, जो भूमिका है, इंट्रोडक्टरी प्रथम भाग है सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज का प्रथम भाग है भूमिका, इंट्रोडक्टरी। क्या है? प्राथमिक शिक्षा 90% बच्चों को उपलब्ध है, कह दिया उन्होंने उस समय, ठीक है, कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने लिखा है। दूसरा, माध्यमिक स्तर पर गणित एवं विज्ञान को अनिवार्य कर दिया गया है, पूर्व में ही पहले से अनिवार्य कर दिया गया है। ये तो इंट्रोडक्शन है ना, क्या हो रहा है। मेन तीसरा पॉइंट है सर, वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार शिक्षा की नई नीति तैयार करे और उसे क्रियान्वित करे। यानी कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी होगी ना, तो सबसे पहले हम किसी चीज का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो उसमें हमें मेन चीज क्या करना है उस पर बात होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इसमें, बस फिर भी आपके समझाने के लिए एक पॉइंट लिख दिया, वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार शिक्षा की नई नीति तैयार करे, उससे क्रियान्वित करे। ठीक, द्वितीय भाग सर, यहां से अब देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे। जो द्वितीय भाग है ओरिजिनल दस्तावेज का, वो है शिक्षा का सार और उसकी भूमिका। आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का सार, उसकी भूमिका उसके किस भाग में है, ठीक है, या राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली आप नीचे देख रहे होंगे स्क्रीन में, किस भाग में है, ठीक है। तो सर द्वितीय भाग शिक्षा का सार और उसकी भूमिका क्या कह रहा है। पहला देखिए, शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है और संवेदनशील बनाती है, जिससे राष्ट्रीय एकता विकसित होती है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सर निम्न में से यह कथन किसका है, या किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है और संवेदनशील बनाती है, इससे राष्ट्रीय एकता विकसित होती है। तो ये विशेष अलग पॉइंट है अदर आयोग से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। दूसरा देखिए सर, शिक्षा मनुष्य में स्वतंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा, शिक्षा मनुष्य में स्वतंत्र चिंतन एवं सोच की समझ की क्षमता उत्पन्न करती है, जिससे हम लोकतंत्री लक्ष्य, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं और अपने वर्तमान और भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ये पॉइंट सर किसने कहा है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। शिक्षा मनुष्य में स्वतंत्र चिंतन एवं सोच समझ की क्षमता उत्पन्न करती है, जिससे हम लोकतंत्री लक्ष्य, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं। यह किसने कहा, यह सुझाव किसने दिया, या यह किस नीति में कहा गया, ठीक, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट देखिए सर, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। थर्ड, शिक्षा वास्तव में एक उत्तम निवेश, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है कहा। तो शिक्षा वास्तव में एक उत्तम निवेश है, यह किसने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। सर बेस्ट इन्वेस्टमेंट कैसे है, क्योंकि तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कहना था कि यदि जो छात्र हैं अगर उनमें शिक्षा होगी, तो अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप धन भी अर्जित कर सकते हैं, आपको ज्ञान भी होगा, और उस शिक्षा के माध्यम से आप देश के कल्याण में, अपनी ज्ञान से देश के कल्याण में
या देश सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहा कि शिक्षा में धन खर्च करना है, तो यही एक उत्तम निवेश है एक भारत को एक आगे विकसित करने के लिए। आज भी हम मान सकते हैं कि शिक्षा वास्तव में एक उत्तम निवेश है। आप समझ गए होंगे। सर थर्ड पार्ट देखिएगा, इसके तृतीय भाग में क्या है। तृतीय भाग में इसमें राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का सर जिक्र है, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सारे पॉइंट आपको इंपोर्टेंट मिलेंगे सर। देखिए यहां क्या कह दिया, तृतीय भाग राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा एक निश्चित स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध हो, इसको सर्वप्रथम वरीयता दी जानी चाहिए। तो वहां सीधे यही स्टेटमेंट आ जाएगा, किसके आधार पर, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा एक निश्चित स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध हो, किसने कहा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पूरे देश में समान शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू होनी चाहिए। देखो पहले 1968 में तो लागू तो हो गई थी, वहीं से कोठारी आयोग के सुझाव से 1968 से लागू हो गई थी, ध्यान रखना। इन्होंने क्या कहा है यहां पर आप विशेष देखिए, पूरे देश में, ये कि हम पूरे देश में 10+2+3 की शिक्षा संरचना लागू होनी चाहिए या स्वीकार की गई, यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का पॉइंट है, ये भी इसमें है। अब सर नेक्स्ट देखिएगा, जो थर्ड पॉइंट है, पूरे प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की ऐसी आधारभूत पाठ्यचर्या कोर करिकुलम तैयार होने चाहिए जिसके राष्ट्रीय मूल्यों जिसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। सर यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहले 10 वर्ष के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या, जैसे आपने देखा होगा ना एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सबसे पहले कब आया था, 1975 में। इससे पहले भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से पहले आ गया था। फिर मैं आपको आगे बताऊं, इस 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद 1988 में सर पुनः क्या आया था हमारे पास, एनसीएफ आया था। फिर 2005 एनसीएफ आप सभी को पता ही है। अभी जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये भी नए एनसीएफ पर कार्य इसमें चल रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट सर, प्रत्येक स्तर की शिक्षा का न्यूनतम अधिगम स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, इसको हम MLL कहते हैं, निश्चित होना चाहिए और उसमें गुणात्मक सुधार होना चाहिए। शिक्षकों और शिक्षा प्रशासकों की जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए। सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदर एग्जाम्स में जैसे MA एजुकेशन होता है, ठीक है, नेट जो एजुकेशन से होता है, वहां ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा भी गया है पहले क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है, तो प्रत्येक स्तर की शिक्षा का न्यूनतम अधिगम स्तर होना चाहिए। यह किस में कहा गया है या किस शिक्षा नीति में कहा गया है। कैसे क्वेश्चन बनाने वाला कैसे भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, आप पॉइंट नोट करिएगा। तो न्यूनतम अधिगम स्तर सीधे अपने माइंड को फिट कर दीजिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से। ठीक है सर, इसके बाद से आगे चलते हैं। तो ये तृतीय भाग से इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने आपके आगे रखे। अब सर हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, फिर तृतीय भाग का एक और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे आप लोग, उच्च स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्यक्रम निर्माण का अधिकार विश्वविद्यालयों को दिया गया है। पाठ्यक्रम अद्यतन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कहा कि जो हायर लेवल का जो करिकुलम हो, पाठ्यक्रम हो, उसको कौन बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। लेकिन पाठ्यक्रम अद्यतन मीन्स नवीन और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल का। इंटरनेशनल लेवल कहने का मतलब यह है कि जो हम चीजें पढ़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं इंटरनेशनल से भी आपका कोरिलेशन हो, यानी कि अदर देशों में जैसे पढ़ाई होती है उसी टाइप का पाठ्यक्रम हो। ठीक है, अब देखिएगा सर, जो इसका फोर्थ पार्ट है, समानता के लिए शिक्षा, सर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट पूछा जाता है। समानता के लिए शिक्षा की बात कही गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कोठारी आयोग, ये सब। तो समानता के लिए शिक्षा जो मेन चीज है, वह मेनली कहा गया है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। यह सर क्वेश्चन बन सकता है, समानता के लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर इक्वलिटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कौन से भाग में वर्णन है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब पेपर यदि डीप बनेगा तो आप हर पॉइंट से जागरूक रहिए, अलर्ट होकर वीडियो को देखिएगा। तो देखिए सर, शिक्षा के क्षेत्र की विषमताओं को दूर किया जाना चाहिए
और महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों और प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। यानी कि समानता के लिए शिक्षा, मतलब सभी के लिए शिक्षा की बात हो रही है। महिलाओं, अनुसूचित जातियों, SC ST, OBC, माइनॉरिटीज एंड हैंडीकैप्ड एंड एडल्ट एजुकेशन, सभी पे बात हुई, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं सर, पांचवा भाग, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। शिशुओं की देखभाल और शिक्षा, ये पांचवें भाग में है। अब इसमें देखिएगा कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सर। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन जो पांचवा भाग है, ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा सर। पहला कहा गया, पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिशुओं की शिक्षा, देखभाल तथा पोषण की व्यवस्था के लिए आंगनबाड़ियां एवं बालवाड़ियां स्थापित की जानी चाहिए या स्थापित की जाएंगी। ठीक है, कि तो घोषणा है ना डायरेक्ट। ठीक है, इसको सुझाव नहीं कहेंगे, बुक में कहीं की जानी चाहिए भी लिखा है कि मतलब की स्थापना पर बल दिया गया है कि हम क्या करेंगे। कह रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा जा रहा है कि शिशुओं की शिक्षा, देखभाल और पोषण की व्यवस्था में जो न्यूट्रिशन होता है, जो आप आंगनबाड़ी में देखते हैं ना, जैसे पहले से बिस्किट वगैरह भी मिलते थे, अभी भी आंगनबाड़ी के माध्यम से जो न्यूट्रिशन मिलता है, उसमें अलग अलग दलिया वगैरह, अंडे वगैरह, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, वो कंसेप्ट किसका है, आपको बस इतना रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इनको पढ़ के हमको काफी ज्ञान मिलता है, हमको ये भी जानने में एक अच्छा लगता है कि जो हमारे देश का अभी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, इसमें कब से किसका किसका हाथ है, यानी कि कैसे कैसे शिक्षाविदों के द्वारा अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए। अब सर देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचिपूर्ण क्रियाओं पर बल दिया गया है। यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कितनी बार। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचिपूर्ण क्रियाओं पर बल किस में दिया गया है, बच्चों की रुचिपूर्ण क्रियाओं का वर्णन किस में किया गया है, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। पॉइंट हर कोई इंपोर्टेंट है, आप किसी को मिस मत कीजिएगा सर। तीसरा, माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों, पेस सेटिंग स्कूल्स अर्थात नवोदय विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया है सर। जो नवोदय विद्यालय हैं, ये नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया, तो नवोदय विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया, इसका सुझाव किसने दिया है सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। याद रख लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन ये पॉइंट पूछा जा सकता है। अगला उसी के बाद का नेक्स्ट पॉइंट है सर, माध्यमिक स्तर पर खुली शिक्षा यानी कि ओपन एजुकेशन या फिर दूर शिक्षा भी कहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन, तथा खुले विद्यालयों NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको हम बोलते हैं ओपन स्कूल की स्थापना पर बल। तो NIOS की स्थापना का सुझाव किसने दिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। देखिए है ना इंपोर्टेंट पॉइंट। अगला देखिएगा सर, उच्च स्तर पर हायर लेवल पर भी खुले विश्वविद्यालयों यानी कि ओपन यूनिवर्सिटीज की स्थापना पर बल दिया गया है। अब यहां से आगे चलते हैं सर, देखिएगा फिर क्या कहा गया। तो यहां से एक बात आप ध्यान रख लीजिए, नवोदय विद्यालय हैं, NIOS ओपन स्कूल हैं और ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी स्थापना का सुझाव सब किसने दिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट है सर, चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार को उपाधि से विलग करने की शुरुआत की जाएगी। जैसे क्या हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार को उपाधि से विलग करने का सुझाव किसने दिया, या विलग करने का वर्णन किसमें है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसका मतलब अभी समझिए कि पहले क्या था कि उपाधि अगर मिल गई तो उपाधि के बेस पे रोजगार मिल जाए, ऐसी उपाधि ऐसा न हो, यानी कि हर क्षेत्र में आपको उपाधि मिले ऐसा जरूरी नहीं है, यानी कि उपाधि के बेस पर आपको रोजगार मिले ऐसा नहीं है। समझ गए होंगे आप कि रोजगार को उपाधि से विलग यानी कि अलग करने की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, अब सर नेक्स्ट देखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है, इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना भारतीय संसदीय अधिनियम द्वारा सितंबर 1985 में हुई। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सब ये सोचते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी जो हैं इनकी स्थापना का सुझाव 1986 में आया, और वो वहां जानबूझ के एग्जाम में देता है कि इग्नू की स्थापना कब हुई। वहां एक ऑप्शन होगा 1975, 1984, 1985, एक होगा 1987। तो सभी सोचते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बात हुई होगी, तो तीन ऑप्शन पहले के हैं, ये तो होंगे नहीं, वो 1987 को टिक कर देते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इग्नू की स्थापना बहुत चालाकी से वहां पे MCQ में ऑप्शन रखे जाते हैं,
तो इग्नू की स्थापना 1985 में हो गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इग्नू को और अधिक आगे उसके क्रियान्वयन यानी कि इग्नू की कार्यशाला को और अधिक प्रभावी बना जाए, इस पर बल दिया। ठीक है, तो इग्नू एक क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अब देखिए, जिस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में तो प्रकाशित हुई, लेकिन उसकी कार्य योजना तो पहले से चल रही थी ना, तो सरकार ने कहीं ना कहीं 1985 में, सितंबर 1985 में इग्नू की स्थापना हो गई। आप मेन इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है सर, नई दिल्ली में। ठीक है, अब नेक्स्ट सर आगे चलते हैं। यदि आपको नोट्स पसंद आ रहे हो, क्यों तो मैंने भी इन्हीं नोट्स से पढ़ा हुआ था उसमें, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखिएगा सर, इग्नू का ध्येय वाक्य ऑब्लिक आदर्श वाक्य पीपुल्स यूनिवर्सिटी है, डायरेक्ट फैक्ट है, याद करना है। अब देखिए सर, NIOS जो ओपन स्कूल था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की स्थापना नवंबर 1989 में की गई। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्यों तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते, क्यों तो इसकी बात तो भाई 1986 में हुई है ना, तो उससे उसकी स्थापना वो सब पूछ सकता है उसके अंदर का। ठीक, और NIOS का जो मुख्यालय है यह कहाँ है, नोएडा में है, जो किस में आता है, यूपी में। ठीक है सर, अब इसके बाद से इसके छठे भाग की बात करते हैं। तो सारे आप नोट्स बनाइएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाद में हम इस पे MCQ भी प्रिपेयर करेंगे, फिलहाल डिटेल स्टडी कीजिए सर। छठा भाग है तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। इसमें कोई विशेष पॉइंट बुक में नहीं था, यानी कि जनरल पॉइंट क्या थे कि तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा की उचित व्यवस्था पर बल दिया गया, ये सब वो आप हेडिंग से ही समझ सकते हैं। ठीक है, अब सर सातवां, शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, जो सेवंथ भाग है, शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। अब इसके अंदर क्या है देखिए, शिक्षा के प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय बनाने, शिक्षकों की जवाबदेही निश्चित करने और शिक्षार्थियों को उनके कर्तव्य बोध कराने पर बल दिया गया है। ठीक है, तो मेन जो बात है वही केवल मैंने लिखी है, केवल ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया कहीं से। अब आठवां भाग, बहुत ज्यादा भी हमें नहीं करना होता ना, हमें मेन नोट्स बनाने होते हैं। आठवां भाग देखिए सर, शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या है मेन चीज, सांस्कृतिक मूल्यों और वैज्ञानिक सोच का समन्वय। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां से काफी इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पाठ्यचर्या का अंग बनाया जाए। ठीक है, यह सांस्कृतिक कार्यक्रमों को हम ऐसे भी कह सकते हैं, पाठ्यचर्या का अंग बनाए जाने की घोषणा किस शिक्षा नीति में की गई। ठीक है, तो क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम का एक हिस्सा बनाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। फिर बाकी स्वास्थ्यवर्धक क्रियाओं, खेलकूद पर बल, ये तो सभी में था अभी तक। मूल्यों की शिक्षा और भारतीय भाषाओं के विकास के साथ साथ गणित की शिक्षा पर बल, ये भी लगभग सभी में था। मेन देखिएगा दूसरा पॉइंट यहां से काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर गौर फरमाइएगा सर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या कार्यक्रमों को पाठ्यचर्या का अंग बनाया जाए। अब सर आगे चलते हैं, इसके 9वें भाग में शिक्षकों का वर्णन है, और इसमें बहुत कुछ नहीं था, विशेष वही बातें थी कि शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों का और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार के सुझाव, जो पूर्व के आयोगों ने भी कहे हैं। तो बस इतना याद रख लीजिए, जो शिक्षक का जो वर्णन है वह इसके 9वें भाग में है सर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आगे सर हम देखिएगा, 10वां भाग काफी इंपॉर्टेंट है सर। यहां से देखिएगा, शिक्षा का प्रबंध, 10वें भाग में शिक्षा का प्रबंध, द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या है सर, इसमें कहा गया कि शिक्षा के प्रशासन के विकेंद्रीकरण का उल्लेख है। इन्होंने क्या कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा, प्रांत स्तर पर, राज्य स्तर पर प्रांतीय शिक्षा एवं जिले स्तर पर इन्होंने जिला शिक्षा परिषद के गठन की बात कही गई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा, राज्य स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा, जिले स्तर पर जिला शिक्षा परिषद के गठन की घोषणा किसमें करी। देखिए ये सुझाव पहले भी दिए गए हैं कोठारी आयोग में भी। ठीक है, कहीं ना कहीं मुदालियार आयोग में भी इससे रिलेटेड बातें, लेकिन उन्होंने ऐसा किया जाए की बात कही। इन्होंने क्या कहा, इनके गठन की बात कही गई है कि हम इनका गठन करेंगे। ये सुझाव नहीं है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक घोषणा है कहीं ना कहीं, आप समझिए इसे। ठीक है, फिर है शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% धनराशि व्यय करने की घोषणा की गई है। तो देखिए
शिक्षा पर अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय आय की 6% धनराशि व्यय करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया, सर्वप्रथम तो सुझाव ध्यान रखिएगा सर, कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया। और 6% धनराशि व्यय करने की जो घोषणा है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने भी करी, लेकिन ऑप्शन में 1968 और 1986 दोनों नहीं देगा। 1968 के बाद से जब वह बात चल रही थी तो 1986 से आते आते केवल 4% ही खर्च हो पा रहा था, इसलिए यहां पर फिर से कहा गया 1986 में कि शिक्षा पर राष्ट्रीय आय की 6% धनराशि व्यय करने की घोषणा की गई है। आप कंफ्यूज मत होइए, अगर वहां क्वेश्चन आता है शिक्षा पर राष्ट्रीय आय की 6% धनराशि व्यय करने की घोषणा किसके द्वारा की गई, तो वहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ऑप्शन होगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को ऑप्शन से हटा देगा। समझ रहे, ये ऐसे पूछ लेगा शिक्षा पर राष्ट्रीय आय की 6% धनराशि व्यय करने की घोषणा सर्वप्रथम किसने करी, फिर 1986 को हटा देगा। तो आपको बातों को समझना है, ठीक है, बड़े कंफ्यूजन होते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था जब हम सारे आयोग को पढ़ेंगे तो वहां पर फिर कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। और 6% धनराशि जो था इसका सुझाव जो दिया था वो कोठारी आयोग ने दिया था। अब सर 11वें भाग में चलते हैं। 11वें भाग में है सर संसाधन तथा समीक्षा, रिसोर्सेस एंड रिव्यू। इसमें जो भी धनराशि हमको मिलेगी उसको हम कैसे बांटेंगे, उसके आवंटन की योजना है। और एक और बात कही कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और इसका जो रिजल्ट निकल रहा है उसकी समीक्षा की जाए। 12वां भाग है सर भविष्य, ठीक है, फ्यूचर। इसमें निकट भविष्य में 100% साक्षरता प्राप्त करेंगे, यही बात कही गई। मेन पॉइंट हम आपको ऊपर बता चुके हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज के 12 भाग का मैंने यहाँ पर नाम भी ले लिया और उन्हीं के अंदर से पॉइंट भी ले लिया। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा यदि आप धैर्य से रिवीजन करते हैं नोट्स का, नोट्स बनाते हैं अपने, तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जरूर इस वीडियो से कवर होंगे। ओके सर, अब धैर्य बनाए रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्य योजना के दस्तावेज के 24 भाग एवं महत्वपूर्ण बिंदु, पीओए प्लान ऑफ एक्शन के 24 पार्ट्स एंड इंपोर्टेंट पॉइंट्स। जब मैंने स्वयं अपनी तैयारी के समय ऐसे बुक से नोट्स बनाए होंगे, बुक से छांटा होगा, फिर उसके पॉइंट बना के लिखा होगा, कुछ एक्स्ट्रा भी ढूंढा होगा, तो सर आप क्यों नहीं वीडियो को, 1 घंटा भी वीडियो बनेगा तो आप ध्यान से क्यों नहीं देख सकते हैं। जब मैंने नोट्स बनाए होंगे तो मेरे को कम से कम सर इसमें नहीं लगा होगा तो 3 से 4 दिन का टाइम लगा होगा उस समय, ठीक है। तो आपको मैं अपने नोट्स अवेलेबल करा रहा हूँ, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, तो आप जरूर इतना धैर्य बनाइए, आप भी नोट्स बनाइए और लिखिएगा, ये आपको मेरी सलाह है। अब देखिएगा सर, कार्य योजना के 24 भाग, धैर्य बनाए रखिए, पूरी डिटेल डीप स्टडी करनी है। तो देखिए प्रथम भाग क्या है, कार्य योजना के हैं, हाँ ये आप समझ गए होंगे। प्लान ऑफ एक्शन में भी 24 पार्ट हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक क्या डिस्कस करा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो मेन दस्तावेज थे उसके 12 भाग डिस्कस करे थे। अब सर प्रथम भाग पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इस पे क्या बात करिए सर, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ICDS, ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। कितनी बार इन्हीं का फुल फॉर्म पूछ लेगा, यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत पूर्व विद्यालय शिक्षा पक्ष, प्री स्कूल एजुकेशन स्कीम को सुदृढ़ करने तथा पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा योजना, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्कीम में स्वास्थ्य एवं पोषण को जोड़ने की योजना तथा इसके लिए अलग से धनराशि की व्यवस्था की योजना प्रस्तुत की गई है। क्या आपको समझ में आया? देखिए कुछ नहीं है ना, जो ये एकीकृत बाल विकास सेवा थी इसका गठन नहीं हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बेस पे, इसका गठन तो पहले ही हो गया था। जो राष्ट्र एकीकृत बाल विकास सेवा जो योजना थी भारत सरकार की, उसके अंतर्गत जो थे उसी के अंदर 2 चीजें थी। एक तो प्री स्कूल एजुकेशन स्कीम चलती थी, पूर्व विद्यालय शिक्षा पक्ष, उसको और मजबूत करेंगे की बात करी इन्होंने। दूसरा उसमें एक और चलता था सर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्कीम, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा योजना, उसमें हम स्वास्थ्य एवं पोषण को जोड़ेंगे, उन बच्चों की अच्छी हेल्थ के लिए, बच्चों को न्यूट्रिशन, जो आंगनबाड़ी वाला कंसेप्ट है, पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड केयर, बच्चों की और उनकी एजुकेशन के लिए, और उनके अलग से धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। किसने कहा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब देखिए सर यहां पर इंपोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, ICDS मैंने यहां साफ लिखा है, एकीकृत बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस का गठन 2 अक्टूबर 1975 को हुआ।
ये थोड़ा सा मैंने देखिए, जब मैंने उसमें नोट्स बनाए होंगे, मैंने कैसे लिखा है, गांधी जी के बर्थडे के अवसर पर। गांधी जी का बर्थडे कब था? 2 अक्टूबर को होता है, यानी कि उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में, और सबको आपको पता है। यहां से आप ये याद रख लीजिए कि एकीकृत बाल विकास सेवा का गठन 2 अक्टूबर 1975 को हो गया था, 1986 से पहले। मैं उसको बता रहा हूं, उसके अंदर जो योजनाएं थी उनको हम सुदृढ़ कराने की बात की गई थी। अब देखिए सर, कुछ आईसीडीएस पे, ये बुक में नहीं होगा, ये मैंने अपने उससे लिखा होगा। आईसीडीएस को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संचालित करता है। ठीक है, मैं यहीं पर आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, जो हमारी 1986 की जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो इसमें राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे, और जो शिक्षा मंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, नरसिम्हा राव। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को भी। तो आईसीडीएस क्या है यहाँ पर फिलहाल, महिला एवं बाल विकास, आईसीडीएस को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संचालित करता है, ध्यान रखिएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है आईसीडीएस का? आंगनबाड़ी के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उचित पोषण प्रदान करता है। तो ये सब आपको पता है ना, आंगनबाड़ी के माध्यम से आज भी होता है। तो यह कब से घोषणा हो गई थी हम ऐसा करेंगे? 1986 से। जैसे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं बच्चे, उनका टीकाकरण होता है ना आगे आंगनबाड़ी के माध्यम से, तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उनके टीकाकरण, उनके जो टीके लगते हैं उनको लगाया जाएगा। तो इसके आईसीडीएस के को स्ट्रॉन्ग करा। ठीक है, तो ये सब बात किसने करी, आप ये याद रख लीजिए बस, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कह रही है ऐसा सब। द्वितीय भाग देखिए सर दस्तावेज का, इसमें प्रारंभिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और ब्लैक बोर्ड योजना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ब्लैक बोर्ड योजना। तो देखिए सर, पहला, प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जाएगा, ये पॉइंट सर काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अभी 90% बच्चों को 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय है, उपलब्ध हैं। सर अभी का मतलब ना आज 2024 से नहीं है, अभी का मतलब किससे है? 1986 की बात हो रही है, समझ रहे हैं आप? तो उस समय कहा जा रहा है, 1986 के कार्य योजना के दस्तावेज की बात हो रही है, 1986 के हिसाब से अभी वर्ड यूज है। अभी 90% बच्चों को 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है, शेष 10% को 1990 तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अब मैं यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे जल्दी से सोचिए दिमाग में कि बच्चों को 1 किलोमीटर की दूरी तक प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराने का सुझाव किसने दिया था? किसने दिया था सुझाव? तो सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। ठीक है, यहां बात करी कि हम क्या कहते हैं 1990 तक पूरे विद्यालय उपलब्ध करा देंगे। और 1995 तक, तीसरा पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है, 1995 तक 1995 तक 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 100% बच्चों को भी उच्च प्राथमिक शिक्षा सुलभ करा दी जाएगी। सर जो रमन बिहारी लाल है, इस बुक के लास्ट में मैंने वो पीडीएफ में इंक्लूड भी कर रखा है वो पेज, वहां सर ये क्वेश्चन पूछा गया है। बुक में भी एमसीक्यू है 1990 और 1995 कब तक, मतलब 1 किलोमीटर तक आप स्कूल उपलब्ध करा देंगे और कब तक 11 से 14 वर्ष के आयु बच्चों को 100% उच्च प्राथमिक शिक्षा सुलभ करा दी जाएगी। लास्ट में आप देखेंगे तो 1990 और 1995 याद रखिएगा। नेक्स्ट सर, आवश्यकता अनुसार, नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, आवश्यकता अनुसार निरौपचारिक शिक्षा केंद्र खोले जाएंगे। ठीक हो गया, समझ गए होंगे आप। उसके बाद सर, प्राथमिक स्कूलों की दशा सुधारने के लिए ब्लैक बोर्ड योजना प्रस्तुत की गई। सर ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा की दशा सुधारने के लिए, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, ब्लैक बोर्ड योजना का संबंध है प्राथमिक स्कूलों से, उच्च प्राथमिक स्कूलों से, माध्यमिक स्कूलों से, जो भी, तो ब्लैक बोर्ड योजना सीधे सीधे प्राथमिक स्कूलों से संबंधित थी। अब देखिएगा ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत क्या था सर, ये देखिए, ब्लैक बोर्ड योजना के अनुसार या इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों की न्यूनतम आवश्यकताओं 2 कमरों का भवन, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय सामग्री और 2 शिक्षक, जिनमें यथासंभव एक महिला शिक्षिका होगी, खेल मैदान, खेल सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, विज्ञान किट, नक्शे, टाट पट्टी होते थे ना जो प्राथमिक स्कूलों में पहले से जो चटाइयां आती हैं, बाहर बच्चे कभी अगर जब जाड़ों का मौसम होता था तो बाहर बैठते थे, आदि उपलब्ध कराई जाएगी।
तो ब्लैक बोर्ड योजना के अंदर क्या है, जल्दी से देखिए, 2 कमरों का भवन, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय सामग्री, 2 शिक्षक जिनमें यथासंभव एक महिला शिक्षिका हो, खेल मैदान, खेल सामग्री, ये सब चीजें। तो ब्लैक बोर्ड योजना का संबंध किससे है, प्राथमिक स्कूलों से है सर। इसके बाद देखिएगा सर, इसका नेक्स्ट तृतीय भाग, क्यों तो ये कुछ पॉइंट आपको जो पहले जो दस्तावेज थे उसके भागों में भी मिले होंगे। तो तृतीय भाग क्या है, देखिए उसी की कार्य योजना है ना, डिटेल में तृतीय भाग में है। कार्य योजना के तृतीय भाग में है माध्यमिक शिक्षा तथा नवोदय विद्यालय। तो माध्यमिक स्कूल खोलने की बात घोषणा हुई, सभी माध्यमिक स्कूलों की दशा सुधारने की बात हुई, माध्यमिक स्तर पर खुली शिक्षा, ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन स्कूल की स्थापना, गति निर्धारक नवोदय विद्यालयों की स्थापना, उपरोक्त सभी की कार्य योजना प्रकाशित की गई है। ये पहले भी आ चुका है, पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, मेन दस्तावेज वाले में भी। चतुर्थ भाग में क्या है सर, शिक्षा का व्यवसायीकरण। इसमें कहता है कि +2 स्तर पर विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने की बात हुई। और यहां देखिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उपेक्षित वर्गों के बच्चों के लिए विशेष व्यावसायिक संस्थान स्थापित करने पर बल दिया गया है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, उपेक्षित वर्गों के बच्चों के लिए विशेष व्यावसायिक संस्थान स्थापित करने का सुझाव किसमें दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। बहुत लंबी चौड़ी शिक्षा नीति है, आप धैर्य बनाए रखिएगा। 24 भाग हमको स्टडी करने हैं, हम जल्दी जल्दी स्टडी कर रहे हैं। पंचम भाग उच्च शिक्षा की बात हुई है सर, मेन बात हुई है उच्च शिक्षा की, तो इसलिए कोई विशेष पॉइंट मैंने लिखा नहीं, सब वही होंगे कि उच्च शिक्षा को सुदृढ़ बनाया जाएगा, परीक्षा मूल्यांकन को सुधार किया जाएगा, ये सभी आयोगों में थी पहले भी, इसलिए कोई ऐसा पॉइंट यहाँ पे मिला नहीं। छठा भाग मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूर शिक्षा, इग्नू का कार्य विस्तार। ये देखिए क्या था इसमें, इग्नू की स्थापना नहीं थी, ध्यान रखना, इग्नू का कार्य विस्तार, ठीक है, एवं नए मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 7वें भाग में सर ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थानों संबंधी योजना। अब इसमें क्या है देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं, यहां से फैक्ट बनते हैं सर। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, केंद्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, केंद्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद का गठन करने की योजना बनाई गई। केंद्रीय, देखिए केंद्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद है, ठीक है। एक हमने पढ़ा था ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में, यहां केंद्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद कह रहा है। फिर ग्रामीण विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन पर बल दिया गया। अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद के गठन की योजना किसमें प्रस्तुत की गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब देखिए सर, राष्ट्रीय, अब उसने तो केंद्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद कहा ना, इसने जो स्थापना कही केंद्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद कहा, तो स्थापना किसकी हुई, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद हुई, उसका नाम नेशनल कर दिया गया सेंट्रल की जगह पर, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद की स्थापना 19 अक्टूबर 1995 को हुई। इसको हम NCRI कहते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स सर, काफी इंपोर्टेंट है। मुख्यालय हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश में। इस टाइप की जो योजनाएं हैं भारत सरकार की, और वो आप इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन पे पढ़ेंगे, जैसे मनरेगा है, कब स्थापन हुए, कि तो सब ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है ना महात्मा गांधी, इस टाइप की। तो यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद की स्थापना 19 अक्टूबर 1995 को हुई। मुख्यालय कहाँ है सर, हैदराबाद, और हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, क्यों तो आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना बना है ना। अब देखिए कार्य क्या करता है राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा संस्थान परिषद, ग्रामीण संस्थानों और कॉलेजों को वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण देता है, ग्रामीण शिक्षा पर शोध करता है, किताबें एवं पत्रिकाएं प्रकाशन करना सर इसका काम है। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट ही है, देखिए आपको जो भी लग रहा होगा सब इंपोर्टेंट मिल रहा होगा। अब देखिएगा सर, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्या लिखा है, देखिए उस समय जब मैं तैयारी कर रहा था, अदर इंपोर्टेंट टॉपिक आउट ऑफ टॉपिक। आउट ऑफ टॉपिक का मतलब ये होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नहीं है, अलग से मैंने देखिए ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में जैसा बंद किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ये देखिए पीछे हमने क्या पढ़ा था, यहां है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना, ये 1950 में हुई। प्रीवियस स्लाइड में ले जाता हूं मैं आपको, प्रीवियस स्लाइड में देखिएगा ध्यान से, हमने यहाँ पे पढ़ा था राष्ट्रीय ग्रामीण, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद। देखिए ये हमारी बैक स्लाइड पे में आ गया, ये है राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद,
इसकी स्थापना तो 19 अक्टूबर 1995 है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड में अब जो आपको दिखाया है यह है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, वो था राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, यह है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, इसको हम NIRD कहते हैं। इसकी स्थापना 1950 में हुई है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और वो तेलंगाना में आता है। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद का कहाँ था, उसका भी हैदराबाद में था, लेकिन वो आंध्र प्रदेश में था। देखिए कितने कंफ्यूजन करते हैं। ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है, इसकी स्थापना 1950 में है, उसकी 19 अक्टूबर 1995 में थी। इसका कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में। जो प्रीवियस था उसका था हैदराबाद आंध्र प्रदेश। तो बहुत हमको डीप चीजों को ऑब्जर्व करना होता है। NIRD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है, तो समझ गए होंगे सर। इसीलिए मैंने भी शायद ये इंपॉर्टेंट ही लग रहा है मुझे भी अभी, इसीलिए मैंने उस समय जब नोट्स बना रहा था तब लिखा होगा। 8वां भाग देखिए सर, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, भाग वाइज ही मैंने लिया और वहां से इंपोर्टेंट पॉइंट निकाला है। AICTE एवं राज्यों के तकनीकी शिक्षा बोर्डों को, यानी कि AICTE क्या था, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। एवं इसके साथ साथ राज्यों के जो तकनीकी शिक्षा बोर्ड होंगे उनको हम सुदृढ़ करेंगे, यानी कि मजबूत करेंगे। दूसरा, तकनीकी क्षेत्र में सतत शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है, वही कॉमन से पॉइंट है ये। 9वां भाग में प्रणाली को कार्यकर बनाना था, फिर भी मैंने नाम लिख दिया कि हम कैसे अपनी प्रणाली को और कार्यकर बनाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं सर, यहां से ये थोड़ा सा लाइन आ गई है बीच में। 10वां भाग देखिए, 10वां भाग क्या है सर, 10वें भाग में है उपाधियों की रोजगार से विलगता एवं मानव शक्ति का नियोजन। और यहां पर एक और बात कही गई, ये भी काफी इंपोर्टेंट है सर, राष्ट्रीय परीक्षण सेवा यानी कि नेशनल टेस्ट सर्विस को शुरू करना निश्चित किया गया, ठीक है, हो गया। दूसरा, क्षेत्र विशेष के रोजगार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र विशेष के राष्ट्रीय परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और दूसरा, उपाधियों को रोजगार से अलग करना, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ये भी यहाँ पर राष्ट्रीय परीक्षण सेवा को सुनिश्चित किया जाए, ये यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे पास निकल के आता है। अब देखिएगा सर 11वें भाग, 11वें भाग में क्या है, अनुसंधान और विकास पर बल बात कही गई है, तो उतना वो नहीं है। 12वां भाग देखिए, ये तो मैंने, अगर मैं 11वें भाग को मिस कर देता तो आपके मन में एक शंका बनी रहती कि 11वें भाग में क्या जो होगा, इसलिए मैंने नहीं किया है। 12वां भाग देखिए सर, काफी इंपोर्टेंट है, नारी समानता के लिए शिक्षा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नारी समानता के लिए शिक्षा की बात निम्न में से किस में कही गई है, वही राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके नारी समानता के लिए शिक्षा के अंतर्गत ये कहेगा, आप क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्योंकि तो औरों ने भी कहीं ना कहीं नारी समानता कहीं कहीं पर कही, थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखिए, नारी समानता के लिए शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को वरीयता देने की योजना या महिलाओं को वरीयता देने की बात निम्न में से किस में की गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो नारी समानता की शिक्षा के लिए क्या है, बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज, ये तो औरों ने भी कहा ही है। बालिकाओं के लिए अधिक छात्रवृत्ति, फिर भी मैंने लिखा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को वरीयता देने की योजना प्रस्तुत की गई, किसमें की गई सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वेलिटी, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं सर, इसके बाद से इसको देखिएगा 13वें भाग, 13वें भाग में क्या है सर, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग की शिक्षा। यहां पर क्या कहा गया, एजुकेशन ऑफ SC ST एंड OBC, इनके क्षेत्रों में विद्यालय खोलने की प्राथमिकता। देखिए SC ST और OBC के जो क्षेत्र होंगे ना, जहां वो निवास करते होंगे, उनके क्षेत्रों में यदि विद्यालय खोलना है तो उनके वाले क्षेत्रों में खोलने पर प्राथमिकता दी जाएगी। इन वर्ग के बच्चों को अधिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इन बच्चों के लिए जो दूर से आते हैं उनके लिए छात्रावासों की व्यवस्था की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां से भी बनता है सर, इन जातियों के यानी कि SC ST और OBC के शिक्षकों की भी नियुक्ति करने की योजना प्रस्तुत की गई। समझ गए, इन जातियों के भी शिक्षकों की नियुक्ति करने की योजना, ठीक है, यह भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है, आप पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट हैं, सभी को ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए सर 14वां भाग, इसमें क्या है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा है, ठीक है, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के लिए क्या कहा,
इनके क्षेत्रों में स्कूल और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने, इनके लिए कोचिंग सेंटर खोलने और इनकी बच्चियों की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया है। क्वेश्चन बन जाएगा सर, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए इनके क्षेत्रों में स्कूल, पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा कोचिंग से तथा इनके लिए या इन छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलने की बात किस में कहा गया? ऑप्शन बन जाएंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आप समझ गए। 15वां भाग सर, विकलांगों की शिक्षा। जब आप बुक पढ़ेंगे तो बहुत सारे पॉइंट उसमें दिए होंगे, मैंने जो मेन पॉइंट लिया है देखिए, विकलांग बच्चों को कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा दी जाएगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। देखिए अलग है ना और सभी आयोगों से, तो पूछ लेगा विकलांग बच्चों के लिए कुटीर उद्योगों की शिक्षा दी जाएगी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, किस शिक्षा नीति में कहा गया? 16वां भाग सर, प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन। इसमें क्या कहा देखिए सर, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए ग्रामों में सतत शिक्षा केंद्र, पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित करने पर बल दिया गया। देखिए प्रौढ़ शिक्षा की बात मेनली कोठारी आयोग ने ही करी, ठीक है, उसने प्रौढ़ शिक्षा समिति वगैरह इनके आयोजन की बात करी, लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन हो रहा है कि प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए ग्रामों में सतत शिक्षा केंद्र, पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित करने पर बल किस में दिया गया? तो थोड़ा सा अलग है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब देखिएगा सर 17वां भाग। 17वें भाग में क्या है, स्कूल शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया का ही वर्णन है, यानी कैसी पाठ्यचर्या होगी, एक नॉर्मल सी पॉइंट उसमें लिखे होंगे, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं लिखा होगा अपने नोट्स में। 18वें भाग में सर मूल्यांकन प्रक्रिया तथा परीक्षा सुधार, इसको देखिए, ये यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा। देखिए इन्होंने कहा कक्षा 10 तथा कक्षा 12वीं के अंत में सार्वजनिक परीक्षा, तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कक्षा 10 तथा कक्षा 12वीं के अंत में सार्वजनिक परीक्षा कराने का सुझाव या सार्वजनिक परीक्षा कराने की बात निम्न में से किसमें कही गई है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। सतत मूल्यांकन एवं अक्षर ग्रेड प्रणाली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा देखिए, राष्ट्रीय परीक्षण सेवा शुरू करने की बात किसमें कही गई है? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। चौथा पॉइंट शायद आपको खुद ही लग रहा होगा, नकल विरोधी कानून बनाने की बात कही गई है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप स्वयं समझ के देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नकल विरोधी कानून, जो आजकल हमारे यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी की परीक्षाओं में नकल के लिए भी जैसे कानून बना है ना उत्तराखंड में 2023 में, तो नकल विरोधी कानून चाहे वो किसी भी स्तर की परीक्षा हो, उसके लिए चाहे विद्यालय हो, चाहे कॉलेज हो, या किसी भी प्रकार की जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, जो हम लोग देते हैं, उनमें नकल विरोधी कानून बनाने की बात सर्वप्रथम किसने कही? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही इसका वर्णन किया जा चुका था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मुझे। अब देखिएगा सर नेक्स्ट आगे, क्यों, तो परीक्षा एक ऐसी चीज है जहां हमको बहुत सारा पढ़ना होता है और वहां से लिमिटेड चीजें पूछी जाती हैं, उसी का नाम परीक्षा है, ठीक है, इसलिए आप धैर्य से पढ़ाई कीजिएगा अपनी। 19वां भाग में है सर युवा तथा खेल। मूल्यांकन में शारीरिक शिक्षा में खेलों को सम्मिलित करने पर बल दिया गया है, कॉमन सी बात है, फिर भी हमने लिखा है ना, क्यों तो कोई भाग उसका मिस न हो जाए, लेकिन ज्यादा उस पर कुछ नहीं लिखा है कि आपका टाइम वेस्ट हो वीडियो देखने में भी। 20वां भाग सर भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या कहा इन्होंने? आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता देने का वायदा किया गया है, ठीक है। तो ये किसमें किया गया है? हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने का सुझाव किसने दिया था? तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा उसको देख लीजिए, ठीक है। अब 21वां भाग सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पे क्या कहा गया है सर? 21वें भाग में देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पाठ्यचर्या का अंग स्वीकार किया गया है, पहले भी एक जगह पर पॉइंट आया था। 22वां भाग संचार साधन तथा शैक्षिक तकनीकी की बात इसमें कही गई, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे बोले तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। शिक्षा में रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर एवं OHP यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि के प्रयोग की संस्तुति की गई है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितना इंपॉर्टेंट देखिए, ऐसे ही आ जाएगा क्वेश्चन। शिक्षा में रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर में ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि के प्रयोग की योजना किसमें
की या प्रयोग की बात किस निम्न में से किस में कही गई है? ध्यान रख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसलिए जो इतने पहले के आयोग है ना, मैं बाद में एक मिक्स एमसीक्यू लेके आऊंगा, उस समय आपकी एक ऐसी तैयारी रहनी चाहिए कि आप देखेंगे जब मैं मिक्स एमसीक्यू लेके आऊंगा सबसे, तो आप बड़े कंफ्यूज में हो जाएंगे। यदि आप कंफ्यूजन में हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर पा रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए। 23वां भाग में है सर शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण। तो इसमें क्या है सर, टीचर एंड दियर ट्रेनिंग। इसमें क्या कहा गया देखिएगा, शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट्स डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना की कार्य योजना प्रस्तुत की गई है। पूछा जा सकता है जो डाइट है ना, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो हर जिले में एक डाइट होता है, उसकी स्थापना का सुझाव निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? तो मैं यहाँ पर आपको फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आपको फिर से बता दूं। देखिए सर ध्यान से, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव अगर आएगा तो ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? वह दिया था किसने? राधाकृष्णन आयोग ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने नहीं दिया है। ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात से सर अगर अगर डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव आ जाए तो सर डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव अपने यूजीसी के वाले लेक्चर में बता चुका हूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया। आपसे पूछ लिया जाए खुले विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटीज या ओपन स्कूल एनआईयूएस जो है ये, इनकी स्थापना का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना का सुझाव, यानी कि स्थापना की कार्य योजना या स्थापना की घोषणा कहेंगे इसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो ऐसे आप चीजों को बनाइए। साथ ही सर अगला क्या है, कुछ अच्छे कॉलेजों को शिक्षक शिक्षा कॉलेजों यानी कि सीटीज में समुन्नत करने और कुछ बहुत अच्छे कॉलेजों को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों आईएएससी में समुन्नत करने की योजना भी इसमें प्रस्तुत की गई। फिर देखिएगा सर नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को स्वायत्त दर्जा देने की घोषणा की गई है। ठीक है, 9 तो जो एनसीटी है इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर एनसीटी पे ही अपलोड करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूँ, इन्होंने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बेस पर एनसीटी को स्वायत्त दर्जा देने की घोषणा इसमें हुई और 1993 में एक संसद अधिनियम बना। ठीक है, पार्लियामेंट एक्ट 1993 के द्वारा इसको एनसीटी को हमारा संवैधानिक दर्जा, स्वायत्त दर्जा दिया गया और 1995 से एनसीटी लागू होती है। उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो एनसीटी को स्वायत्त दर्जा देने की घोषणा किसने करी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब देखिए सर 24वां और अंतिम भाग है शिक्षा का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। इसके अंतर्गत सर क्या बात हुई कि हम मानव संसाधन मंत्रालय को और सुदृढ़ करेंगे, भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करने की योजना, जिला शिक्षा परिषदों के गठन करने की योजना प्रस्तुत की गई है। ठीक है, अब अदर इंपोर्टेंट पॉइंट्स करके मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, ज्यादा पॉइंट नहीं है। देखिए यहाँ पर एक और है होगा कहीं पर, ये विकलांग और मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो ये पॉइंट भी काफी इंपोर्टेंट है कि विकलांग और जो हमारे पास मंद बुद्धि बालक हैं उनकी शिक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सर राष्ट्रीय शिक्षा 1986 में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1995 तक 25% छात्र छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई। तो ये इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है आपको कि राष्ट्रीय शिक्षा 1986 में 1995 तक 25%, 1995 तक कितने प्रतिशत छात्र छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई अगर कहेगा तो 25%। ठीक है सर, और जो नवोदय विद्यालय हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्र होते हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के जो छात्र होते हैं उनके लिए विशेष वहां पर एडमिशन की व्यवस्था होती है और आरक्षण भी होता है। ठीक है, रिजर्वेशन जो है। ठीक है, तो ये थे मेरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर जो मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे सर, उनका ये आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आप सभी से
मेरा निवेदन है आप एक एक पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा और उनका रिवीजन कीजिएगा। जब हम एमसीक्यू सेशन लेके आएंगे तो आपके सारे एमसीक्यू वहां पर सही होने चाहिए। आपकी असली परीक्षा तब होगी जब आप मिक्स एमसीक्यू को सही करेंगे। अब जो रमन बिहारी लाल वाली जो बुक है, इसके पीछे केवल मात्र 4 एमसीक्यू दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला एमसीक्यू क्या है, अभी हमने डिस्कस भी करा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? तो अभी हमने डिस्कस करा था सर 1990, 1995, 2000, तो आपकी नजर डायरेक्ट आंसर पे पड़ गई होगी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, 1990 तक। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? तो सर आंसर आप देख ही रहे हैं, हमने पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, नीचे भी उत्तर दिए हुए हैं, 1995। फिर प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी? प्राथमिक विद्यालयों के लिए। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, फिर जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, इसकी फिर बाद में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई 1992 में। उसके अंतर्गत फिर पहले तो ब्लैक बोर्ड योजना प्राथमिक के लिए थी, बाद में इसको प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के लिए भी बना दिया गया। कब? 1992 के संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे नोट करिएगा। तो मेनली ये क्वेश्चन अच्छा पूछा है यहाँ पर कि प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी? तो प्राथमिक। फिर राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 में 1995 तक कितने प्रतिशत छात्र छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी? अभी मैंने लास्ट पॉइंट लिखाया था आपको, ठीक है, जो लेक्चर का लास्ट पॉइंट था। तो 20%, 25, 50 या 75? तो इसका आंसर क्या है? 25%। तो ये आज मैंने अपने जो नोट्स, जब मैं 2021 में स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो उस समय मैंने स्वयं के नोट्स बनाए हुए थे। यदि आपको मेरे नोट्स पसंद आ रहे हैं, आपको इससे कुछ हेल्प हो रही है, तो ज़रूर मुझे आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तक ये पहुंच सके और उनको मेरे इस चैनल के माध्यम से उनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्प हो सके, यानी कि कुछ सहायता प्राप्त हो सके। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए अपनी तैयारी के साथ, एक अच्छी तैयारी करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। बस मेन चीज एक बात नोट करिए, रेगुलर यानी कि डेली स्टडी कीजिएगा और एक अच्छी तैयारी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।